जो टॉपिक है वो है ब्लड वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, इसके अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा पहले देखनी है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ब्लड की कंपोजिशन जो होती है वो हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है हेमाटोक्रिट। प्लाज्मा हमारे पास है ना, इसके अंदर हमारे पास सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं और वाटरी कंपार्टमेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्लाज उसके ब्लड के जो होते हैं वो आ जाते हैं। और हेमाटोक्रिट हमारे पास तीन चीज़ों का बना होता है जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास WBCs, RBCs और प्लेटिलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हेमाटोक्रिट इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है। क्यों? क्योंकि हेमाटोक्रिट जो होता है वो हमारे पास मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि फ़ीमेल के अंदर आरबीसी का काउंट कम होता है और मेल्स के अंदर आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है। अब इसके रीज़न्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों कम होता है, क्यों ज़्यादा होता है। मेल के अंदर जो ज़्यादा होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन क्या करता है कि हमारे पास मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा देता है। अब जब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी तो हमारे पास ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास आरबीसीज़ की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आरबीसीज़ ही वो ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस वजह से अब जब आरबीसीज़ की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास इनकी क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल लॉस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, तो इसकी वजह से इनका काउंट कम रहता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि फीमेल्स के अंदर फैट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर फैट ज़्यादा है तो मीन्स कि प्लाज्मा वाली साइड ज़्यादा है, तो इस वजह से इनका ब्लड जो होता है वो थोड़ा जो आरबीसी काउंट होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं। एक रीज़न है वो है एंड्रोजन। एंड्रोजन भी एक जो है हार्मोन है, वो ज़्यादातर मेल्स के अंदर होता है, तो वो भी हमारे पास मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा करवाता है, तो इस वजह से मोर आरबीसी सिंथेसिस होती है इन मेल्स। एक और जो रीज़न है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे पास स्लो मेटाबॉलिक रेट करवा देता है, इस वजह से हमारे पास फीमेल्स, और ये एस्ट्रोजन फीमेल का हार्मोन है, तो इस वजह से हमारे पास आरबीसी का काउंट फीमेल में कम होता है। और चौथी चीज़ कि प्रेगनेंसी की फीमेल्स में होती है, तो इस वजह से भी उनके है ना ये आरबीसीज जो होते हैं वो मोस्टली बेबीज़ में चले जाते हैं, तो इस वजह से इनका काउंट थोड़ा कम रहता है। तो ये हेमाटोक्रिट फीमेल्स में है ना एज़ कम्पेयर टू मेल्स कम रहता है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक और चीज़ कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सीरम जो होता है वो हमारे पास सिर्फ वो प्लाज्मा की ही टाइप है, प्लाज्मा ही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हटा दिए जाएँ ब्लड के वाटरी कंपार्टमेंट में से, अगर हम ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दें तो जो बाकी जो चीज़ बचेगी एक्सेप्ट सेल्स एंड ना क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कुछ हमारे पास ब्लड में बचेगा वो सीरम है। ठीक है, प्लाज्मा और सीरम में क्या फ़र्क है कि प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, प्लाज्मा में हमारे पास सेल्स काउंट नहीं होंगे, सीरम में भी सेल्स काउंट नहीं होंगे। ये दोनों की सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट वाली चीज़ क्या है? नेक्स्ट जो चीज़ इसमें डिस्कस करने की है वो है एनीमियाज़। और एनीमियाज़ तो चलो लास्ट में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस करने की वो है आयरन ट्रांसपोर्ट। ठीक, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस तो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और है ना आरबीसी सिंथेसिस जो है वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजी है, कि दो चार बातें आरबीसी सिंथेसिस के अंदर जो सीखने की है कि हमारे पास इसके वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि आरबीसी सिंथेसिस करवाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास आरबीसी की सिंथेसिस इंड्यूस कराते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइपोक्सिया हो जाए, ऑक्सीजन की डेफिशिएंट होना शुरू हो जाए ऑक्सीजन टिश्यूज़ के अंदर, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए टिश्यूज़ के अंदर, तो क्या होगा कि ये स्टिमुलेशन हो जाएगी, है ना, हाइपोथैलेमस के पास जाके स्टिमुलेशन हो जाएगी कि आप हार्मोन्स रिलीज़ करो। वो हार्मोन्स क्या करेंगे कि है ना फिर किडनी के पर जाके अफेक्ट करेंगे और किडनी को कहेंगे कि इरिथ्रोपोइटिनिक हार्मोन होता है वो रिलीज़ कराओ। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होकर वो जाएगा बोन मैरो के पास। बोन मैरो में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, उनको बोलेगा कि फ़ौरन आप है ना कन्वर्ट होने शुरू हो जाओ और एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाए। एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं कि ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो एक ये कंडीशन है कि हाइपोक्सिया हो जाए तो हमारे पास मोर एंड मोर आरबीसीज की सिंथेसिस होती है। दूसरी ये कि आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ तो आपके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी, तो आपके पास है ना ये शुरू हो जाता है प्रोसीजर। और इसकी काफ़ी कंडीशंस हैं जो कि है ना ये हमारे पास आरबीसीज की सिंथेसिस कराती हैं। तो आरबीसी सिंथेसिस बहुत ईजी टॉपिक है। मेन चीज़ है आयरन ट्रांसपोर्ट। आयरन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है कि जैसे हमारे पास फूड के अंदर आयरन आया, क्योंकि आयरन की नीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास फूड के अंदर है ना हमने फूड इनटेक किया, ठीक है, अभी हमारे पास जीआईटी के अंदर फूड है,
अब फूड में से हमें आयरन को सेपरेट कौन कराएगा, तो सबसे पहले HCl रिलीज होता है, वो क्या करेगा, वो आयरन को सेपरेट करा देगा। ठीक है, अब आयरन जो होता है वो हमारे पास है अभी Fe3+ फॉर्म में फूड के अंदर। हमारे पास अगर GIT के सेल्स को उस आयरन को एब्जॉर्ब करना है तो आयरन का Fe2+ फॉर्म में होना लाजमी है। तो हमारे पास क्या होता है कि विटामिन सी जो है वो क्या करता है Fe3+ को Fe2+ के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और हमारे जो GIT के सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास म्यूकोसल सेल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि अब ये सेल है, तो सेल के अंदर हमारे पास जो उसको आयरन को कैरी करेगा वो होता है एपोफेरेटिन। अब एपोफेरेटिन इस Fe2+ को उस सूरत में कैरी करेगा जब इस Fe2+ को हम Fe3+ के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास एक प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जो मैंने पहले भी ऑडियोज़ में भेज चुका हूँ कि सेरुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन होता है जो कि फेरो ऑक्सीडेज होता है, वो क्या करेगा Fe2+ को Fe3+ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इस Fe3+ को एपोफेरेटिन अटैच कर लेगा। अब इस कंपाउंड को Fe3+ प्लस एपोफेरेटिन, इन दोनों के जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं फेरेटिन। ठीक है, ये हमारे पास स्टोरेज फॉर्म में होती है आयरन की। अब जब हमारे पास म्यूकोसल सेल से इसको ट्रांसफ़र कराना ब्लड के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा कि इस फेरेटिन की रिडक्शन होगी। अब फेरेटिन की रिडक्शन होगी और हमारे पास ये कम्प्लेक्स जो है वो ब्लड में भी आ जाएगा, और आयरन जो है वो Fe2+ के अंदर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और Fe2+ फॉर्म में ये उसमें ब्लड में आ जाएगा और ये फेरेटिन के साथ अलग हो जाएगा। अब दोबारा इसको ब्लड में अगर मूव होना है तो इसको दोबारा Fe3+ फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ब्लड में भी हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होता है सेरुलोप्लाज्मिन, वो इसको दोबारा Fe3+ फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और ये एपोफेरेटिन के साथ एपोट्रांसफेरिन, अब ब्लड के अंदर एपोट्रांसफेरिन का होना लाजमी है, एपोट्रांसफेरिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ट्रांसफेरिन जहाँ जहाँ बॉडी में इसकी नीड होगी वहाँ वहाँ लेके जाएगा। मोस्टली इसको लेके जाता है लिवर के अंदर, क्योंकि लिवर के अंदर हमारे पास हीम सिंथेसिस वगैरह भी हो रही होती है, तो वहाँ पर हमारे पास ये लेके जाता है। ठीक है, और हमारे पास बोन मैरो के अंदर भी लेके जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी है ना RBCs की सिंथेसिस हो रही होती है, तो हमारे पास ये वहाँ पे भी लेके जाता है, और लिवर में स्टोर करवाता है, RBCs में लेके जाता है। अब जैसे वो बोन मैरो की तरफ लेके जाता है, अब जैसे बोन मैरो की तरफ गया, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि अगर इसको पहले स्टोर करवाना है तो ये ना उसको दे देगा बोन मैरो को, या लिवर की तरफ लेके जाएगा कि अगर उसको स्टोर करवाना है। तो अब स्टोर करवाने के लिए किसके अंदर स्टोर करवाएगा, ज़ाहिर सी बात है सेल्स के अंदर स्टोर करवाएगा। तो स्टोर करवाने के लिए दोबारा ये ट्रांसफेरिन जो है, ये ट्रांसफेरिन जो था इस वक्त वो टूटेगा, और फिर हमारे पास सेल्स के अंदर Fe2 ना ये आयरन की रिडक्शन होगी, पहले टूटने से पहले रिडक्शन होगी, Fe2+ फॉर्म में हो जाएगा, फिर सेल के अंदर जाएगा, दोबारा जो लिवर के सेल हैं वहाँ पे ये दोबारा एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन होगा, और ये कंबाइन होने से पहले इसकी ऑक्सीडेशन होना चाहिए, Fe3+ फॉर्म में आए, फिर ये कंबाइन होगा एपोफेरेटिन के साथ, फिर ये फेरेटिन बन जाएगा। अगर है ना नीड नहीं होगी तो और बहुत ज़्यादा आयरन आ रहे होंगे तो फेरेटिन बनते जाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब फेरेटिन बहुत सारे बन जाएंगे तो बहुत सारे फेरेटिन ही आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हेमोसिड्रिन जो एक इनसॉल्युबल लार्ज प्रोटीन होता है वो बना देंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास बॉडी के अंदर आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा टूटेंगे, ये जो ये हेमोसिड्रिन और फेरेटिन है ना बहुत ज़्यादा टूटेंगे और ब्लड के अंदर है ना आयरन रिलीज़ करते रहेंगे। अब ब्लड के अंदर आयरन रिलीज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनको ट्रांसपोर्ट तो कराना है, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटीन था, ट्रांसफेरिन था। तो जैसे ही हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी बॉडी में, बॉडी को आयरन की नीड होना शुरू हो जाएगी, तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो कि फेरेटिन है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफेरिन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना, दोनों इंक्रीज़ ट्रांसफेरिन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज़ क्यों हो रहा है ट्रांसफेरिन, क्योंकि अब हमें आयरन को ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा कराना है, वेरियस जगहों पे हमें आयरन की है ना आयरन को ट्रांसपोर्ट करवाना है, इस वजह से ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। और इंक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी होना डिफरेंट जगहों पे बॉडी के अंदर शुरू हो गई। अब उन जगहों पे आयरन को सप्लाई करने के लिए फेरेटिन को अपने आप को डिक्रीज़ करना पड़ेगा और ट्रांसफेरिन को अपने आप को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये आयरन ट्रांसपोर्ट था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना, क्योंकि आयरन अगर नहीं होगा तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी।